अच्छा, हमने ये देखा कि हमारी कौन कौन सी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट। अब देखो, मेरा आप लोगों को ये फायदा है कि मैं आपके सामने जो इतनी साल में जेल हुआ हूँ पीपीएससी के चक्करों में, वन पेपर के चक्करों में, तो मैं आपको वो एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर रहा हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना। वरना दुनिया जहान के नोट्स आपके पास पड़े हैं। मैं बच्चों को देखता रहता हूँ, इस ग्रुप में भी बच्चे जो है ना, कभी कंप्यूटर के कोई नोट्स ढूंढ रहे होते हैं, कभी कोई जीके के नोट्स ढूंढ रहे होते हैं, कभी किसी चीज के नोट्स ढूंढ रहे होते हैं। भाई, जो मैंने पढ़ा दिया ना, आप लोग पहले ये तो पक्का करो ना। आपका सबसे पहले फर्ज ये बनता है कि ये इतना जो डाटा है इसको अपना बनाओ। ये मेरा जो डाटा है, जो मेरे मुंह से निकला है डाटा, इसको तो अपना बनाओ ना। जैसे साजिद ने मेहनत की है और इस्लामियात के 3 लेक्चरों को 131 सफे में डाल दिया, कितनी मेहनत की होगी उसने। तो इतनी मेहनत तो करो ना कम से कम, कि पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो करो, फिर उसके बाद जो है देखेंगे कि भाई इसमें से पेपर आया कि नहीं आया। फिर अब इवॉल्व करो, उसको चेक करो कि हाँ भाई इसमें से आया नहीं आया, कहाँ पर जाने की जरूरत है, कहाँ से नंबर कट रहे हैं, क्या हो रहा है। पहले कुछ ना कुछ तो पूरा करना पड़ेगा ना पक्का, फिर उसके बाद जो है कहीं इंसान आगे जा सकता है। तो ये एक सुजेशन मेरी। तो दूसरे नंबर पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि 13.8 बिलियन से हमने यूनिवर्स का देखा, फिर उसके बाद हमने सोलर सिस्टम में जो कुछ आ सकता था वो देखा, फिर उसके बाद हमने अर्थ कंपोजिशन देखी, अर्थ कंपोजिशन के बाद हमने फिर जो है डिफरेंट टाइप की एजेस देखी। एजेस के बाद हमने कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, कॉन्टिनेंट को थोड़ा सा देखा। डेजर्ट क्या होते हैं, क्रीक क्या होती है, बेस क्या होते हैं, गल्फ क्या होते हैं, फॉरेस्ट क्या होते हैं, ओएसिस क्या होते हैं, सारी चीजों को देखा। मैप्स वगैरह ड्रॉ किए, मैप की बहुत अच्छी हमने प्रैक्टिस करने की कोशिश की, उनके अंदर स्ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। तो उसके बाद फिर हमने जो है थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री को शुरू किया, और पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमने देखा कि जो है इंसान ने सिविलाइजेशन में आबाद होना शुरू हो गया। और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देख ली हमने, असीरियन सिविलाइजेशन देख ली, इजिप्शियन वैली सिविलाइजेशन देख ली, रोमन सिविलाइजेशन देख ली, एशिया की सिविलाइजेशन देख ली, और उसके बाद हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की सिविलाइजेशन भी देखी। और उसके बाद फिर हमने किंगडम देखे। इसमें किंगडम जो थे, हमारे किंगडम असीरियन अंपायर थी, एक्मेनिड अंपायर थी, बेबीलोनियन अंपायर थी, उसके बाद जो है ससानीद अंपायर थी, पार्थियन अंपायर थी, अक्सरीद अंपायर थी, फारदमीन अंपायर थी, डिफरेंट टाइप की एशियन अंपायर थी। और उसके बाद इस्लाम भी देखा हमने, इस्लाम को बड़ा थॉरोली देखा कि इस्लाम कैसे आया, खुलफा राशिदीन ने किस तरीके से एक्सपेंशन की, और खुलफा राशिदीन ने किस किस तरीके से एक्सपेंड किया चीजों को। और उसके बाद जो है हमने देखा कि किस तरीके से जो है बनु मैया और बनु अब्बास जो है उन्होंने चीजों को टेकअप किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर थोड़ी सी एशिया के अंदर मामला जो है वो बिगड़े। मामला बिगड़ कर जो है ना, यहाँ पर सल्जूक तुर्क आ गए, सल्जूक तुर्क के अलावा यहाँ पर फातमीद आ गए, फातमीद के बाद यहाँ पर अफ्रीकन की जो बर्बर ट्राइब थी, मोरिश किंगडम आ गया, फिर उसके बाद जो है फातमीद आ गए, फिर उसके बाद अयूबीद आ गए, फिर लेकिन होते होते 1299 में यहाँ पर ओस्मान अम्पायर आ गए। इन सब को रिप्लेस कर लिया उसने 1517 में। 1517 में उसके पास जो है पूरा अरेबियन पेनिनसुला भी उसके कंट्रोल में, पूरा का पूरा नॉर्थ अफ्रीका भी उसके कंट्रोल में, यूरोप की जो काफी सारी स्टेट्स थी वो भी उसके कंट्रोल में। अच्छा, फिर हमने यूरोप के हवाले से देखा कि यूरोप जो है 5वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक इसकी डार्क एजेस रही। डार्क एजेस से मुराद ये मेरी ये है कि ये आपस में 476 तक तो इधर वेस्टर्न रोमन एम्पायर थी, और उस वेस्टर्न रोमन एम्पायर के बाद इधर जो है क्या हुआ कि जो है ना ये टूट गई। और टूटने के बाद क्या हुआ कि ये किंगडम में फ्रैंकिश किंगडम बन गए, और उसके बाद होली रोमन एम्पायर बन गई, और उसके बाद जो है ओटोवन किंगडम किंग आ गया, फिर उसके बाद किंग जॉन आ गया। और फिर इस तरीके से जो है ना, इनकी कोई लिटरेचर के अंदर, आर्ट के अंदर, साइंस के अंदर कोई तरक्की नहीं हुई। जब इनकी कोई तरक्की नहीं हुई तो ये पिछड़े हुए रह गए। और लेकिन फिर जब 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इनको उस दुनिया से निकाल दिया, तो ये जो लोग थे, जो जिनके अंदर ग्रेको रोमन जो कल्चर समाया हुआ था और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स से जो ताल्लुक रखने वाले लोग थे, ये जब गए कहां पर, यूरोप के अंदर जब ये लोग गए, तो इन्होंने जाकर वहां पर आइडियाज जनरेट किए, और वहां पर फिर एक रेनेसेंस आया। और उस रेनेसेंस में आप काफी सारी चीजें देख चुके होंगे, कैसे पेंटिंग लोगों ने ड्रॉ करनी शुरू की, और पेंटिंग के बाद किस तरीके से लोगों ने बुक्स लिखना शुरू कर दी, किस तरीके से साइंटिस्ट आ गए, गलीलियो गलीली आ गया, डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट आ गए। और उन साइंटिस्ट के बाद जो है क्या हुआ, यूरोप के अंदर जो है ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। अब यूरोप के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ये स्टार्ट हुआ यूके से। यूके से क्यों स्टार्ट हुआ? यूके से इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि यूके में बहुत ज्यादा क्रीक्स हैं, और क्रीक एक ऐसी जगह होती है, क्रीक मैं अगर यूके की बात करूं
ये वाले जो एरिया हैं ये क्रीक्स हैं, ये क्रीक्स हैं, ये क्रीक्स हैं। तो क्रीक तक होता क्या है, और ये समंदर है, पानी है, ये आपका इंग्लिश चैनल है, ये नॉर्थ सी है, ये इंग्लिश चैनल है, और ये अटलांटिक ओशन है। तो यूके में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह, यूके के अंदर इतनी तरक्की होने की वजह कि इनके पास क्रीक्स है, ये इन क्रीक्स के नजदीक फैक्ट्रीज लगा लेते थे, इन क्रीक्स के नजदीक फैक्ट्री लगा लेते थे, और जहाज डायरेक्ट यहाँ पर आते थे, यहाँ पर आकर और जो है अपना पूरा मटेरियल इधर उतारते थे, उन फैक्ट्रीज में वो बनता था, बनकर जहां से फिर आगे एक्सपोर्ट के लिए रेडी हो जाता था। ठीक है जी। इसलिए यूके में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने अपना जो है सही तरीके से पहिया मनवाया, अपना सही तरीके से। अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फायदा हुआ तो यूके को हुआ, और उसकी वजह ये थी, एक तो इसको कोस्ट लाइन लगती है, सारा कोस्ट लाइन क्या लगती है, ये खुद ही आइलैंड है, यूके तो एक आइलैंड कंट्री है। कोस्ट लाइन का मतलब ये है कि ये हर जगह इधर से मूव कर सकता है, और फ्रांस भी इसी तरीके से है, नेदरलैंड भी इसी तरीके से है, और उसके बाद अगर आप देखो स्पेन भी इसी तरीके से है, स्पेन को भी कोस्ट लाइन लगती है, नेदरलैंड को भी कोस्ट लाइन लगती है, फ्रांस को भी कोस्ट लाइन लगती है, बेल्जियम को भी कोस्ट लाइन लगती है, और ये तो है ही आइलैंड। तो ये जो आइलैंड वाले, ये जो कोस्ट लाइन वाले कंट्रीज हैं, इनको एक्सेस है अटलांटिक ओशन की, ये अटलांटिक ओशन में जाकर जो है ये जो है ना बहुत काम कर सकते हैं। और इसी वजह से तो वो जो इजाबेला और फर्डिनांड किंग था, उसने क्रिस्टोफर कोलंबस को कहा था कि जाओ और सी रूट्स डिस्कवर करके लाओ। तो सी रूट्स डिस्कवर किए, अमेरिका एक कॉन्टिनेंट ही डिस्कवर कर लिया उन्होंने। और उस कॉन्टिनेंट में शुरू शुरू में किन्होंने कॉलोनीज बनाई थी, 3 कंट्रीज थे, एक स्पेन, एक यूके, और एक फ्रांस। इन 3 ने कॉलोनी बनाई थी ना, ये इसने पूरा का पूरा साउथ अमेरिका कैप्चर कर लिया था, और नॉर्थ अमेरिका में भी फ्लोरिडा इसके पास था। जो ये फ्लोरिडा का इलाका है ना, और कुछ नॉर्थ अमेरिका के आइलैंड भी इसने कैप्चर करके रखे हुए थे स्पेन ने। और यूके ने भी नॉर्थ अमेरिका के अंदर 13 कॉलोनी, और फ्रांस भी नॉर्थ अमेरिका में भी था, साउथ, यानी फ्रांस के पास कनाडा का रीजन था, और यूएसए का भी थोड़ा बहुत रीजन था, लुजियाना स्टेट, वो आपने पढ़ा होगा यूएसए की हिस्ट्री में, लुजियाना स्टेट इसके पास थी, फ्रांस के पास थी ना। तो ये 3 कंट्री, तो इन 3 कंट्री को देखो कोस्ट लाइन लगती है, इन तीनों को कोस्ट लाइन लगती थी, इसलिए तो ये निकले इस रूट के ऊपर, और इन्होंने एक्सप्लोरेशन कर ली, और एक पूरा कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। और कॉन्टिनेंट भी वो जो कॉन्टिनेंट जो है बेहतरीन, जहां पर नेचुरल वाटर सबसे ज्यादा, कॉन्टिनेंट भी वो जो बड़ा ही दूर, तमाम मेन लैंड से बहुत ज्यादा दूर, ठीक है, मेन लैंड से बहुत ज्यादा दूर जो कॉन्टिनेंट है, और यानी यूरोप से, एशिया से, हर जगह से दूर, अफ्रीका से, यानी अमेरिका में कोई भी जंग जाना, कोई भी जंग करना तकरीबन नियर टू इम्पॉसिबल है। अगर आप इस टाइम पर देखो, हवाई जहाज तो नहीं था इस टाइम पर, हवाई जहाज तो 1920 में बना है, ठीक है जी, हवाई जहाज 1920 में बना है, और हवाई जहाज जब तक नहीं है तो अमेरिका पर अटैक करना नियर टू इम्पॉसिबल है, कि आप यानी कैसे करोगे, यानी वहां पर बहुत आपको, यानी जब इन तीनों ने अपनी वहां पर हेजीमनी क्रिएट कर ली, और इन्होंने हेजीमनी कैसे क्रिएट की, इन्होंने अपनी पावर वहां पर कैसे स्टैब्लिश कर ली, क्योंकि इनकी नेवल पावर स्ट्रांग है, इनके पास नेवी है, इनके पास शिप्स हैं, इनके पास नेवल पावर बहुत ज्यादा है। तो ये जो बाहर वाली कंट्रीज हैं, इन बाहर वाली कंट्रीज जिनके पास, अब मैंने दूसरी कंट्रीज कौन सी कहा, नेदरलैंड, बेल्जियम, और उसके बाद जो है स्पेन और पोर्टुगल। ठीक है जी, ये भी, इनको भी कोस्ट लाइन लगती है, इनको भी कोस्ट लाइन लगती है, ये भी जाएंगे, ये भी निकलेंगे, जब इधर भी वो आ जाएगा। अच्छा, फिर हमने देखा कि इन्होंने न्यू लैंड ढूंढ ली, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ गया, लेकिन ये जो सेंट्रल यूरोप वाले ममालिक हैं, सेंट्रल यूरोप वाले,
सेंट्रल यूरोप में कौन कौन से इलाके हैं? जर्मनी है, जर्मनी, और उसके बाद जो है आपके पास ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर, और उसके बाद इटली। ये सेंट्रल यूरोप है। तो ये सेंट्रल यूरोप, अब जर्मनी जो कंट्री है ना, और जर्मनी की जो एथनिसिटी है, जर्मनी के लोगों के अंदर आप देखोगे ना, इनकी चांसलर देखो या जर्मनी के जो भी लोग हैं, इनकी शक्लों में ही आपको एक गरूर और तकब्बुर नजर आएगा। तो ये अपने आप को ना बड़ा सुपीरियर समझते हैं पूरी शुरू से ही। ये अपनी एथनिसिटी को, यही तो है ना आर्यंस। आर्यंस कौन है? यही है आर्यंस, यही लोग हैं, ये एंग्लो सैक्सन लोग जो है, ठीक है ना। तो ये अपने आप को ना बड़ा सुपीरियर समझते हैं पूरी दुनिया से। कहते हैं जर्मन पीपल आर द सुपीरियर, ये सबसे ज्यादा सुपीरियर। और एक इनकी है ना, एक उनका वो जो है ना बहुत जबरदस्त किस्म का, जो है ना इनका बहुत जबरदस्त किस्म का इंथुजिज्म है कि भाई हम बड़े सुपीरियर लोग हैं। लेकिन अब इन बेचारों के पास कोस्ट लाइन नहीं है। अब कोस्ट लाइन नहीं है और नेवल पावर भी नहीं है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो इधर भी आ गया है और ये बहुत जबरदस्त ये, लेकिन इन्होंने पूरा के पूरा कॉन्टिनेंट कैप्चर किया हुआ है। और आगे जाकर अब क्या होगा, आगे जाकर अब नेपोलियन और फ्रांस, फ्रांस के अंदर फिर एक लेकिन काम हो गया। फ्रांस के अंदर क्या काम हुआ? फ्रांस के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया। फ्रांस के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, और फ्रेंच रेवोल्यूशन किस वजह से आया वो भी हमने देख लिया। रेन ऑफ टेरर भी देख लिया, जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर लेकर आया था, और मारिया एंटोनेट को। और यानी अगर मैं यूरोप के यहां पर एक एक कुछ कंट्रीज को डिस्कस करूं, थोड़ा थोड़ा आपको एक आइडिया दूं कि यार यूरोप की कंट्रीज कैसे डेवलप हो रहे हैं। अच्छा, यूरोप के यानी कंट्रीज कैसे डेवलप हो रहे हैं, हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। अब यानी पूरे कॉन्टिनेंट यूरोप को देखते हैं, फोकस करते हैं यूरोप के ऊपर। अच्छा, अब फ्रांस को अगर देखें हम, फ्रांस में चार्ली मैग्ने एक किंग आया था 800 एडी में। उसने होली रोमन एम्पायर स्टैब्लिश कर ली थी। होली रोमन एम्पायर स्टैब्लिश करने के बाद, लेकिन उस होली रोमन एम्पायर के ऊपर एक जर्मैनिक किंग आ गया, ओटोवन। फ्रांस थोड़ा सा निग्लेक्ट हो गया, और ये जो फ्रैंकिश किंगडम था ये 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। चार्ली मैग्ने के जो बेटे थे, जब वो 843 एडी में मरा तो उसके बेटों में ये एम्पायर तकसीम हो गई, और फ्रांस की जो एक हेजीमनी क्रिएट हो गई थी पूरे यूरोप के ऊपर, जो उसकी एक जो सुपीरियरिटी कायम हो चुकी थी यूरोप के ऊपर, वो कम हो गई। और फिर बाद में कम होते 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 बिल्कुल ही खत्म हो गई फ्रांस की तो जो एक सुपरमेसी थी। लेकिन फिर फ्रांस में क्या हुआ, एक किंग आया इनका लुई 14, लुई लुई 14, लुई 14, लुई इनके किंग के नाम होता है। लुई जो 14वें नंबर का लुई था ना, उस लुई यानी लुई 1 होगा, लुई 2 होगा, लुई 3 होगा, लुई 4 होगा, लुई यानी 14वां लुई जो है, लुई नंबर 14, लुई नंबर 14 जो है ना, वो इसका लुई द 14 को ग्रेट किंग कहते हैं, क्योंकि उसी के दौर में इन्होंने ब्रिटेन को हराया, ठीक है जी, नेवल वॉरफेयर में। और इनकी और ब्रिटेन की 100 ईयर वॉर हुई, ठीक है जी, जो कब खत्म हुई? 1453 में, ठीक है। 1337 से लेकर 1453 में फ्रांस की और यूके की एक वॉर हुई, और उसमें फ्रांस जीत गया। उसके बाद इनका एक किंग आया लुई 14, और इस लुई 14 के दौर में इन्होंने अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट के ऊपर अपनी एक सुपरमेसी कायम की, और जो है बड़ा ये ग्रेट किंग इसको कहते थे जी, इसने सही तरीके से ये मामला को। लेकिन फिर क्या हुआ, लुई 16 आ गया, और इस लुई 16 के साथ जो हुआ वो आप लोगों के सामने है। वो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देख लिया, गिलोटिन दे दिया गया इसे, कड़ाल, ठीक है जी, ऊपर से ब्लेड आया, गिलोटिन चला गया जी। अब लुई 16 और मारी एंटोनेट को रेन ऑफ टेरर फ्रेंच रेवोल्यूशन की बीट चढ़ गए। अब उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने किस फेज में दाखिल हो गया? 1799 में
फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था 1799 में, 1799 में नेपोलियन बोनापार्टे ने 5 मेंबर की जो डायरेक्टरी बनी थी 1795 में, उसे खत्म कर दिया है और वो खुद जो है ना इसका इधर का प्रेसिडेंट बन गया, या जो भी इसको कह लो, रूलर बन गया ये यहाँ का। और इसने 1804 में ना अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस कह दिया, एम्परर ऑफ फ्रांस। और 1805 में ना इसने अपने आप को एम्परर ऑफ इटली, सॉरी किंग ऑफ इटली, अपने आप को क्या कह दिया जनाबे वाला, अपने आप को कह दिया जी मैं किंग ऑफ इटली भी हूं, क्योंकि इटली के ऊपर भी जो इटली का, अगर मैं इटली की बात करूं, इटली का ये एरिया क्या कहलाता है, सिसिली, और यहां पर भी सिसिली, ये भी सिसिली आइलैंड है, और इनको कहते हैं ग्रेटर सिसिली। ठीक है जी, व्हेन टू सिसिली, दो सिसिली मिलते हैं, वैसे इस एरिया का नाम क्या है, नेपल्स, 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 नेपल्स। और ये वाला जो एरिया है ना, इस वाले एरिया को क्या कहते हैं, वीनस। इस वाले एरिया पर इसको कहते हैं जिनोया, और यहां पर सेंटर में इसके क्या थी, पापा स्टेट, जो पॉप 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 वाला सेंटर में पॉप है इटली के। और यहां पर एक स्टेट थी, इस जगह पर स्टेट जिसे कहते थे लॉम्बार्ड। इस लॉम्बार्ड के रीजन को, इस लॉम्बार्ड के रीजन को किसने कैप्चर कर लिया है, इस लॉम्बार्ड के रीजन को कैप्चर कर लिया है फ्रांस ने। और ये जब कैप्चर किया है तो इस लॉम्बार्ड के रीजन को इटली कहते थे, तो ये क्या बन गया जी, किंग ऑफ इटली, 1805। और उसके बाद किंग ऑफ इटली बनने के बाद ये क्या बना जी, 1807 में स्पेन को भी इसने फतह कर लिया। ठीक है जी, और ये अपने भाई जो है, इसका भाई माइकल, ब्रदर ऑफ बोनापार्टे, became एम्परर ऑफ स्पेन। स्पेन पर भी इसका हो गया। ठीक है जी, अब चेक, यानी फ्रांस अनडिस्प्यूटेडली जा रहा है, फ्रांस के पूरे के ऊपर कब्जा। ठीक है जी, और उसके बाद होली रोमन अंपायर 1805 में होली रोमन एम्पायर कंकर्ड। यानी होली रोमन अंपायर से क्या मुराद है मेरी, जर्मनी। जर्मनी भी इसने कब्जा कर लिया। ठीक है जी, स्विट्जरलैंड भी इसने, ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर भी इसने कब्जा कर लिया। अंपायर इसने, यानी ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर तो नहीं थी उस टाइम पे, यानी ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर का जो स्विट्जरलैंड का रीजन है और भी छोटे छोटे रीजन जो है वो भी इसने कब्जा कर लिया। अच्छा, और ये अब ना, ये सारा इसने किया कैसे, 1803 से लेकर 1815 के पीरियड को कहते हैं नेपोलियनिक वॉर। नेपोलियनिक वॉर। अब जब ये इस तरह की हरकतें कर रहा था ना, जब ये इस तरह की हरकतें कर रहा था, ये जंगों जदल की बातें कर रहा था, तो अब मैंने यूरोप के अंदर आपको बताया हुआ है कौन लोग हैं यूरोप के अंदर, सारे किंग एक दूसरे के क्या लगते हैं, चाचे मामे ताए के बेटे। तो ये जो चाचे मामे ताए के बेटे हैं, अब इनका होता क्या है, और ये नेपोलियन बोनापार्टे ये रॉयल फैमिली का मेंबर तो नहीं है, ये तो एक फौजी है जो बिल्लियों से डरता है, फेयर फ्रॉम कैट्स, ये लिख लेना बात, यानी ये भी सवाल आया हुआ। तो ये बिल्लियों से डरता है ये नेपोलियन बोनापार्टे। और इवन के 1798 में ना, क्या बिलीव
यहाँ पे 1798 में इजिप्ट भी इसने पता कर लिया। और इजिप्ट किसकी कॉलोनी है? यूके की। यूके की कॉलोनी है इजिप्ट। 1798 में उसको भी पता कर लिया इसने। और यानी नेवल फ्रंट के ऊपर भी सुपीरियर है ये। लेकिन नेवल फ्रंट पे इसको एक डिफीट मिलती है 1805 में, बैटल ऑफ ट्राफल्गर। बैटल ऑफ ट्राफल्गर, ठीक है जी। ये क्या करती है? इस्टैब्लिश यूके सुपरियरिटी ऑन नेवल फ्रंट। नेवल फ्रंट के ऊपर बैटल ऑफ ट्राफल्गर जो होती है, ये एक यानी नेवी की वॉर है। तो ये कौन जीत जाता है भाईजान? यूके जीत जाता है। और यूके की यहां पर इसकी अब ये पानियों में अपने मामला करना बंद कर देता है और लैंड के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है। अब इसके खिलाफ जो मामे चाचे ताए के बेटे हैं ये सारे इकट्ठे हुए हैं और इसके खिलाफ लड़ रहे कौन लोग हैं? सारा का सारा यूरोप इकट्ठा मिलकर, ठीक है जी। और फर्स्ट कोलिशन की वॉर हुई 1803 में। सेकंड कोलिशन की वॉर हुई 1801 में। फर्स्ट कोलिशन की वॉर हुई। सेकंड कोलिशन की वॉर हुई 1802 में। थर्ड कोलिशन की वॉर हुई। थर्ड कोलिशन की वॉर हुई। फोर्थ कोलिशन की वॉर हुई। और ये जो फिर फिफ्थ कोलिशन की वॉर हुई। और फिर इस तरीके से सिक्स्थ कोलिशन की वॉर हुई। और टोटल जो है ना सेवंथ इत्तेहाद कोलिशन जो है ना वो अलायंसेस कोलिशन, वो जो इत्तेहाद होता है उसका, सेवंथ कोलिशन की वॉर हुई। अब मैं बताता हूँ कब हुई, क्या हुई, कैसे। अच्छा, 1812 में ना, 1812 में और इस बैटल ऑफ ट्राफल्गर के से इसे जो है ना, इससे पहले इसे बैटल ऑफ ब्रिटेन भी कहते हैं। और ये जूलियस सीजर ने भी गलती की थी 55 बीसी में ब्रिटेन को अनेक्स करने की। 55 बीसी में यानी ब्रिटेन के ऊपर हमला करना बहुत मुश्किल है। वजह क्या है ब्रिटेन को अनेक्स करना क्यों इतना मुश्किल है? क्योंकि एक आइलैंड है, आइलैंड है और नेवल पावर उसकी बहुत ज्यादा है। उसकी आप देखोगे ब्रिटिश की कभी भी इतनी ज्यादा स्टैंडिंग आर्मी नहीं रही पूरी थ्रू आउट हिस्ट्री में। लेकिन उनकी नेवल सुपरियरिटी हमेशा कायम रही है, क्योंकि उन्हें भी इस चीज का अंदाजा है कि हम जो है एक आइलैंड है, हमें हमला करने के लिए क्या चाहिए जी? हमारे ऊपर हमला करने के लिए नेवल सुपरियरिटी अगर किसी की हमारे ऊपर हो गई तो वो हमें कैप्चर कर लेगा। और वैसे भी अगर आप देखो कि अपने घर के अंदर रहकर अपने घर को डिफेंड करना आसान होता है बानिस्बत कि आपके घर के ऊपर जब कोई हमला कर रहा होता है उसके लिए मुश्किल होता है आपका घर कैप्चर करना। हम क्या करेंगे? हम दीवार बनाकर नीचे छुपकर, सामने वो आ रहे होंगे, हम उनको गोलियां मारते रहेंगे, हम उनको सामने गोलियां मारते रहेंगे। अब उनको पार करके हमारे तक आना है। जो भी ब्रिटेन के ऊपर हमला कर रहा है उसको ब्रिटेन को पार करके ब्रिटेन के ऊपर जाना है। और ब्रिटेन ने फोर्टिफिकेशन की हुई है, नेवल पावर को अपना सुपीरियर रखा हुआ है, तो इसलिए ब्रिटेन को अनेक्स करना बहुत मुश्किल है। अब जब इसे बैटल ऑफ ब्रिटेन में जब इसे शिकस्त होती है नेपोलियन बोनापार्टे को, तो इसकी फिर ये 1812 में क्या करता है? इन्वेड रशिया। पहले फिफ्थ कोलिशन के अंदर ना ये यूक्रेन का जो एरिया है इसे कैप्चर कर लेता है, लेकिन रशिया में ये फिर हार जाता है, मॉस्को को कैप्चर नहीं कर सकता। बैटल ऑफ मॉस्को में ये हार जाता है 1812 में। 1812 में हारता है। फिर 1813 से 14 में सिक्स कोलिशन की एक वार होती है। सिक्स कोलिशन की एक वार होती है तो नेपोलियन डिफीटेड। ये हार जाता है और ये एल्बा आइलैंड जो है वहां पर चला जाता है।
एल्बा आइलैंड के अंदर चला जाता है। फिर ये 100 डे के लिए वापस आता है। रीइंस्टेट हो जाता है, ये दोबारा ये रशिया का रूलर बन जाता है, नेपोलियन बोनापार्टे। दोबारा जब इसका जो है रूलर बनता है, तो फिर इसको 1815 में वाटरलू, ये मैंने सारा बताया हुआ लेक्चर में कि बैटल ऑफ वाटरलू होती है, जो यूके का वो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन होता है, उसको ये जो है ना उससे ये हार जाता है, सेंट हेलेना में इसको फिर कैद कर देते हैं, वहां पर ये 1821 में मर जाता है। ठीक है जी। तो ये अब इससे लेकिन ना हुआ क्या, इससे फिर एक जो सारी यूरोपियन पावर थी ना वो डर गई, और उन्होंने कांग्रेस ऑफ वियना की। ये मैंने बताया आप लोगों को, लेक्चर आपने जो सुना तो उनको पता चल गया होगा कि मैं किस तरीके से, अब ये कुछ चीजें थी जो रह गई थी, इसकी तस्वीर जल्दी सुनो। फिर 1812 में सहमत हुई और 13 में सहमत कोलिशन 1815 में हुई। ये बैटल ऑफ वाटरलू जिसको कहते हैं। अच्छा, तो बैटल ऑफ वाटरलू में क्या होता है जी, बैटल ऑफ वाटरलू में ये हार जाता है। अब लेकिन कांग्रेस ऑफ वियना होती है 1815 में, और वो सारा मामला के भी सारे बैठते हैं। तो अब फ्रांस को भी वो नहीं छेड़ते, फ्रांस को अगर छेड़ेंगे तो फ्रांस फिर दोबारा इधर, तो फिर दोबारा वही बात आ जाएगी, क्या बात, लिबर्टी, इक्वालिटी, पैटर्निटी। यहाँ के लोग तो इस जज्बे से सरशार हैं, यहाँ के लोग, बाकी तो बेचारे मोनार्क से डरे हुए हैं, बादशाहों से डरे हुए हैं, उनके नीचे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोग तो चाहते हैं लिबर्टी। यहाँ के लोग तो किंग को किंग नहीं मानते, वो तो कहते हैं कि इक्वालिटी हो। यहाँ के लोग तो फेटर्निटी मांगते हैं, इक्वालिटी मांगते हैं। यहाँ के लोगों का तो एक माइंड सेट ही और, तो वो चाहते हैं कि ये फीलिंग हमारे एरिया में ना आए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी की फीलिंग हमारे, और इसी मकसद के लिए कांग्रेस ऑफ वियना होती है। और इसमें क्या करते हैं जी, एक प्रूशियन अंपायर बन जाती है, वो मैंने बताया हुआ सारा, और एक क्या बन जाती है, ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर। और इसी कांग्रेस ऑफ वियना में 1815 में स्विट्जरलैंड अपने आप को क्या कहता है कि भाई मैं न्यूट्रल स्टेट हूं। मैं, ये स्विट्जरलैंड आखिरी बार नेपोलियन के साथ वॉर लड़ी है इसने। स्विट्जरलैंड की 1815 के बाद उसने किसी वॉर में शिरकत नहीं की। स्विट्जरलैंड 1815 में बिकेम न्यूट्रल। सवाल भी आता है बहुत बारी, तो ये ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर का हिस्सा था, इससे सेपरेट हो गया, ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर से सेपरेट होकर स्विट्जरलैंड क्या हो गया जी, एक न्यूट्रल स्टेट बन गया। ये एक मैंने बात ऐड करा दिया। अच्छा, अब दो इंपायर वजूद में आ गई, एक इंपायर है आपकी कौन सी जी, प्रूशियन अंपायर, और एक इंपायर है ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर। अब ये प्रूशियन अंपायर जो है, और ये क्या बनी है, कॉन्फेडरेशन। और मैंने लेक्चर में कॉन्फेडरेशन की डेफिनेशन बताइए, जो कॉन्फेडरेशन क्या होती है, कॉन्फेडरेशन फेडरेशन से कम लेवल की जो है ना वो एक चीज होती है। यानी फेडरेशन में तो जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं वो बड़े, जैसे हम एक फेडरेशन है, एक इस्लामाबाद में गवर्नमेंट है और चारों सूबे जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो लेकिन जो को फेडरेशन होती है, कॉन्फेडरेशन होती है, कॉन्फेडरेशन में इस तरीके की बात नहीं होती। अब ये जो जर्मनी का रीजन था, इसके ऊपर दो लोगों की पावर को एस्टेब्लिश कर दिया गया, एक ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर और दूसरा प्रूशियन अंपायर। अब ये यूरोप के अंदर प्रूशियन अंपायर और ऑस्ट्रियो हंगेरियन, अब फ्रांस हमने यहां तक देख लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस ऑफ वियना के बाद मैं बता देता हूं, कांग्रेस ऑफ वियना के बाद जो लुई 18 है, लुई 18, इस लुई 18 को किंग बना देते हैं 1815 में, कि भाई वो इनके मामे चाचे का बेटा था, उसको दोबारा रिस्टोर कर दिया। लेकिन फिर नेपोलियन का जो भांजा है, नेपोलियन 3, नेपोलियन 3 वो 1821 में क्या हो जाता है जी, वापस आ जाता है। ठीक है जी, 1821 में वापस आ जाता है, और वापस आकर 1852
1852 में, 1852 में ये वापस आता है और 1852 से लेकर 1870 तक थर्ड रिपब्लिक रहती है। इसको क्या कहते हैं? थर्ड रिपब्लिक। जल्दी से तस्वीर। अच्छा, अब हमने फ्रांस को देख लिया यहां तक 1870 तक कि फ्रांस जो है ना एक हुआ, और उसके अंदर जो है ना एक, अब हम थोड़ा सा जर्मनी को देखते हैं। अब जर्मनी क्या है जी? एक प्रूशियन अंपायर है। जर्मनी क्या है जी? एक प्रूशियन अंपायर है। और प्रूशियन अंपायर के अंदर क्या हुआ है जी? काइजर विल्हम, काइजर विल्हम 1861 में किंग बन गया है। और काइजर विल्हम के बहुत ज्यादा एक्सपेंशन वाले जो है पॉलिसियां हैं कि मैं यार एक्सपेंशन करूं और ये जो एक कॉन्फिडरेशन है इसको मैं खत्म करूं। ठीक है जी। तो 1862 में वो ओटो वन बिस्मार्क को क्या बना देता है? प्राइम मिनिस्टर बना देता है प्रूशियन अंपायर। 1800, ये मैंने बताया हुआ 1862 में मैंने बताया कि भाई प्रूशियन अंपायर का क्या बना देता है जी? प्राइम मिनिस्टर बना देता है उसको, ओटो वन बिस्मार्क को, मैन ऑफ आयरन एंड ब्लड। मैन ऑफ आयरन एंड ब्लड क्यों कहते हैं मैन ऑफ आयरन एंड ब्लड? उसने जो जर्मेनिक एथनिसिटी थी ना उसको इकट्ठा कर दिया, बेशक लोहे के जरिए से, बेशक किसी को जिवा करके, जैसे भी था उसने इकट्ठा कर दिया। और पहले फिर उसने कब लड़ी जी ऑस्ट्रिया हंगेरियन अंपायर के साथ? कब वॉर लड़ी? 1865 में तो लड़ी इटली के साथ, 1865 में लड़ी इटली के साथ, 1866 में लड़ी उसने। अब पहले उसने, मैंने बताया हुआ ना ये सारा, मैंने बताई उसमें बात कि पहले उसने अलायंस किया ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर के साथ और इटली को 1865 में हरा दिया। और फिर उसके बाद 1866 में ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर को हरा दिया। और फिर 1877 में ये नेपोलियन बोनापार्टे जो नेपोलियन 3 जो था, इसके साथ एक वॉर लड़ी फ्रांस के साथ जर्मनी की। और 1871 में उसने जर्मनी की सारी 39 स्टेट्स को इकट्ठा कर दिया। पहले शुरू में जो है ना वो उसने 22 स्टेट थी जर्मनी बेसिकली ना, ये है ना जर्मनी, ये है ना जर्मनी, इस ये तो नहीं है जर्मनी, ये है ना जर्मनी। तो इस जर्मनी के अंदर ये नीचे वाला जो एरिया है ना, ये बवेरिया का रीजन है, ये हॉली रोमन एम्पायर का रीजन है। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी ना इधर स्टेट्स हैं। तो उसने पहले शुरू में तो 22 स्टेट्स को इकट्ठा किया। शुरू में क्या किया जी? 22 स्टेट्स के ऊपर। कब ये हुआ? 1866 में, जब उसने ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर को हरा दिया। तो उसने जो इस एरिया के ऊपर ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर का जो एक हल्का सा इन्फ्लुएंस था उसको खत्म कर दिया 1866 में। और उसके बाद उसने क्या किया? 1871 में जब फ्रांस को हराया तो फिर उसके पास इतनी एक पावर आ गई कि उसने 39 की 39 स्टेट को एक जो है फेडरेशन प्रूशियन अंपायर, और उसने उसको किस चीज का नाम दिया? रिट्सटैग बन गई, रिट्सटैग बन गई, जर्मन रिपब्लिक एक बन गई। ठीक है जी। लेकिन अभी है क्या? ये प्रूशियन अंपायर है, ये प्रूशियन अंपायर है 1871 में। और जर्मनी भी हम 1871 तक पहुंच गए और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो गई। और है हाँ, और फर्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी बन गया। अब इटली के अंदर क्या हुआ? इटली के अंदर 4 लोग, एक इमैनुअल फर्स्ट, एक इमैनुअल सेकंड, एक उम्बर्टो फर्स्ट और एक उम्बर्टो सेकंड। इन 4 लोगों ने 1829 से लेकर 1871 तक इन्होंने इटली, ये इटली का जो रीजन है लॉम्बार्ड, वीनस, ठीक है जी, और एक वेलेंशिया भी होता था, इसके ऊपर वेलेंशिया भी होता था, ठीक है जी, जिसके अंदर वीनस था। तो वेलेंशिया की एम्पायर, और उसके बाद लॉम्बार्ड, नेपल, सार्डिना, ठीक है जी, सार्डिना, सिसिली, और ये सारे के सारे रीजन जो हैं इटली के 1829 से लेकर 1871 तक ये भी यूनिफाई हो गए। और इटली एक क्या बन गया जी? मोनार्की बन गया। ठीक है, इटली की भी यूनिफिकेशन हो गई। अब इटली भी एक, अब यूनिफिकेशन की कैसे इन्होंने, ये भी मैंने बताया हुआ, लैंग्वेज की बुनियाद पर। किसकी बुनियाद पर? यानी हमारा भी दो कौमी नजरिया था। हमारा क्या दो कौमी नजरिया था कि भाई हम भी मुसलमान हैं
और ये हिंदू हैं और मुसलमान, एक रिलीजन की बेस पर हम एक कौम है, मजहब की बुनियाद पर हम एक कौम बने। लेकिन यूरोप में ये क्राइटेरिया नहीं था। यूरोप में क्राइटेरिया क्या था? यूरोप में क्राइटेरिया था कि जी जबान की बेस पर या एथनिसिटी की बेस के ऊपर। जैसे एथनिसिटी का मतलब ये है कि हम ये जो एशियन लोग हैं, हम पाकिस्तानी जो हैं, हम शक्लों में जो पंजाब के लोग हैं सारे एक जैसे हैं। पंजाब के हम तकरीबन, आप कहीं पर भी पंजाबी को देखोगे आप पहचान जाओगे, सराइकी को देखोगे पहचान जाओगे, ठीक है, हमारी शक्लें बताती हैं। पठान को देखोगे पहचान जाओगे। तो इसी तरीके की एक एथनिसिटी स्लैव पीपल जो है, स्लाव पीपलों की भी एक एथनिसिटी है जो कहां पर रहती है? मेजरली रशिया के अंदर, और उसका कुछ हिस्सा ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के अंदर भी रहता है। कुछ ज्यादा हिस्सा उसका स्लाव पीपल का कहां पर है? रशिया के अंदर। और उसका कुछ हिस्सा, स्लाव पीपल कौन है? यानी अब स्लाव पीपल समझ आ गया ना, स्लैव पीपल कौन है? स्लैव पीपल एक एथनिसिटी है, एक जबान बोलने वाले, एक किस्म की शक्ल रखने वाले लोग, ठीक है, रशियन जैसे लोग होते हैं। तो अगर आप देखोगे, और इसके अलावा बाल्कन जो पेनिनसुला है, बाल्कन पेनिनसुला के अंदर सर्बिया के अंदर जो लोग हैं ये भी स्लाव लोग हैं। सर्बिया के अंदर, बोस्निया के अंदर ये भी स्लाव लोग हैं। बल्गारिया के अंदर, बल्गारिया के अंदर भी स्लाव लोग हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? यानी रशिया जैसे लोग दिखने वाले होंगे, ये आपको लगेंगे, ठीक है जी। तो यहां पर भी स्लाव लोगों की एक पॉपुलेशन बसती है। यानी ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के अंदर है स्लाव पीपल, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, वहां पर भी है। लेकिन अभी हमारा ये कंसर्न है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया में भी स्लाव पीपल हैं, और उसके बाद यूक्रेन में भी स्लाव पीपल हैं, और जो है, और उसके अलावा ऑस्ट्रियो हंगेरियन में भी हैं स्लाव पीपल, और बाल्कन पेनिनसुला में भी हैं स्लाव पीपल, और उसके बाद रशिया में भी हैं स्लाव पीपल। ये स्लाविक नस्ल के लोग जो हैं ये कहां पर रहते हैं? सारे के सारे इन एरियाज में रहते हैं। अच्छा, और 1871 में नेशनलिज्म है वो एक इस्टेब्लिश हो गया है, और कौमियतें बन गई हैं। कौन कौन सी? एक इटली मुल्क बन गया है, इटली की यूनिफिकेशन हो गई है, जर्मनी की यूनिफिकेशन हो गई है, और उसके बाद जो है आपका जो फ्रांस का रीजन है उससे भी कुछ लिया नहीं गया। जब कांग्रेस ऑफ वियना हुई है उससे उसका कोई एरिया नहीं लिया गया। और उसके बाद जो है नेपोलियन बोनापार्टे जो है, नेपोलियन 3 जो है, उसके साथ एक जंग हुई है जर्मनी की, जिसमें प्रूशियन एम्पायर ने उसको हरा दिया। अच्छा, उसके बाद 1880 के बाद ना, अच्छा अगर आप देखोगे 1880 में, 1880 से पहले या 1880 तक ये जो आपका ये है अफ्रीका, ये अफ्रीका है। और इस अफ्रीका के अंदर बहुत सारी एम्पायर है, माली एम्पायर है, और यानी 1000 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इस रीजन में। लेकिन ये हैं सारे बेचारे काले, ठीक है, बेचारे क्या काले हैं बस, ठीक है भाई, वो काले काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, ठीक है जी। अब ये अफ्रीका के जो सारे के सारे काले लोग हैं, तो अब इनको 1492 के बाद या 1498 के बाद यहां पर ना, यहां से गुजरना शुरू कर दिया और इंडिया जाना शुरू कर दिया। यहां से यूके ने गुजरना शुरू कर दिया है और इंडिया जाना शुरू कर दिया। और वहां पर फिर आस्ता 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 करके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, और ये 18वीं सदी आ गई है, 1850 आ गया। तो 1850 से लेकर 1880 तक, 1850 से लेकर 1880 तक आप देखोगे ये जो कोस्ट लाइन वाले एरिया हैं, कोस्ट लाइन वाले एरिया सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के ऊपर जो है वो किसकी होगी? बर्तानिया की, और जो फ्रांस की कॉलोनियां होंगी। यहां पर मेनलैंड अफ्रीका के ऊपर कोई कॉलोनी नहीं होगी, एक बात, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट बात। लेकिन 1880 के बाद क्या शुरू हो जाता है? स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। स्क्रैम्बल का क्या मतलब होता है? स्क्रैम्बल का मतलब होता है किसी चीज को जल्दी से ले लेना,
स्क्रैम्बल कर लेना उसको, यानी किसी चीज के लिए जल्दबाजी करना, किसी यानी यूरोपियन लोगों के अंदर, यूरोपियन अब क्यों जल्दी कर रहे थे वो लोग, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, फैक्ट्रियां बन चुकी हैं, और उन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए क्या चाहिए, ऑयल चाहिए। अच्छा चलो ऑयल तो अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ, छोड़ दो, ऑयल ही चाहिए। अच्छा जी, लोहा चाहिए, कोयला चाहिए, क्योंकि अभी तो पेट्रोल पर चलने वाली इंडस्ट्री नहीं है, अभी तो किस पर चलने वाली इंडस्ट्री है, कोयले पर चलने वाली। कोयले के जखायर भी इधर है, कोल के जखायर भी इधर है अफ्रीका के अंदर, कोल के जखायर, ऑयल और उसके बाद मिनरल्स जो है, आयरन के जखायर हैं इधर, उसमें आयरन भी चाहिए, उसमें बहुत सारी चीजें चाहिए। तो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जो जो चीजें चाहिए वो सारी की सारी आपको कहां मिलेंगी, अफ्रीका के अंदर। अभी हम देखते हैं ना एशिया के अंदर भी हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे अफ्रीका के अंदर। तो 1880 से पहले ये और अंदर क्यों नहीं जा सके, उसकी एक और वजह भी है, क्योंकि इनके जो रिवर है ना, आपको पता है नाइल रिवर उल्टा बहता है, कभी सीधा बहता है कभी उल्टा बहता है, और अफ्रीका का जो कॉन्गो रिवर है, बाकी रिवर है बहुत सारे, इनका फ्लो बड़ा ही इरेगुलर होता है। तो अब इस इरेगुलर फ्लो के अंदर जो यूरोप के शिप्स हैं, यूरोप के जो जहाज हैं, उनके पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वो इन रिवर के अंदर चल सके। तो इसलिए मेनलैंड यूरोप को यूरोपियन लोग नहीं कैप्चर कर सके 1880 से पहले तक। सिर्फ और सिर्फ कोस्टल एरिया वाले कंट्रीज को उन्होंने कैप्चर किया, मेन एरिया को कैप्चर नहीं किया पहले नंबर पर। लेकिन 1880 के बाद इनके पास वो कैपेबिलिटी आ गई, और उस कैपेबिलिटी के नतीजे में इन्होंने 1862 में ये अल्जीरिया जो है, अल्जीरिया भी चलो कोस्ट लाइन पर था, 1862 में कोस्ट लाइन के ऊपर जो अल्जीरिया है, इसको किसने ले लिया जी, फ्रांस ने। ठीक है, इसको फ्रांस ने ले लिया 1862 में, और उसके बाद ये एक मिसाल दे दी आपको कोस्ट लाइन वाले कंट्रीज की। लेकिन अगर आप अंदर वाले कंट्रीज को देखोगे, और लीबिया भी पहले चला गया था, लीबिया, ये जो कोस्ट लाइन वाले हैं ना, ये पहले चले गए। उसके बाद आप जो है ना, जो अंदर वाले कंट्रीज हैं, ये सारे के सारे सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये बाद में अफ्रीका के पास थे, यूरोप के कॉलोनी बने बाद में। और 1880 से लेकर 1913 तक ऑल अफ्रीका colonized by Europe, ऑल अफ्रीका कॉलोनाइज्ड बाय यूरोप, पूरा का पूरा अफ्रीका कॉलोनाइज कर लिया। और इनका तरीका वारदात ये था, इधर थे चीफ, छोटे छोटे चीफ होते थे, और ये उन चीफ से क्या करते थे, उन चीफ से उनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाकर कि यार हम उनके साथ डिफरेंट टाइप के गलत किस्म के ट्रीटीज करके, और बाद में उनके एरिया को क्या कर लेते थे, कैप्चर कर लेते थे। तो पूरा का पूरा यूरोप अफ्रीका जो है वो क्या हो गया जी, कैप्चर हो गया। और इसमें कौन सा हिस्सा किसके हिस्से में आया, ये जो पूरा का पूरा नॉर्थ अफ्रीका है ना, नॉर्थ अफ्रीका, ये फ्रांस के कंट्रोल में आया। ठीक है जी। इसमें लीबिया जो है ना, लीबिया वो इटली के पास गया। लीबिया किसके पास गया, इटली के पास। नॉर्थ अफ्रीका में अब जो है ये आपका अल्जीरिया, ठीक है जी। उसके बाद ये इसमें एक ये यहां पर कंट्री है मोरक्को, मोरक्को 1912 में स्पेन के पास गया। 1912 में मोरक्को स्पेन के पास गया, कोस्टल कंट्री है, वो भी कर रहा है जी कैप्चर। अच्छा, अब उसके बाद अगर आप देखो, ये नॉर्थ अफ्रीका का ये वाला जो एरिया था, इसको कहते हैं वेस्टर्न अफ्रीका। ये किसके पास होगा जी, फ्रांस के पास। ठीक है, और बाकी भी पूरा का पूरा नॉर्थ अफ्रीका किसके पास होगा जी, फ्रांस के पास होगा। और जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका वो सारा का सारा यूके के पास होगा। साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका, साउथ ऑफ अफ्रीका कॉलोनाइज्ड बाय यूके। अब इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन मैं आपको बताता हूं कि 3 हैं आपके वो जो है ना जो है ना सोमालीलैंड, एक है फ्रेंच सोमालीलैंड,
एक है फ्रेंच सोमालीलैंड और एक है जो है ब्रिटिश सोमालीलैंड। और एक है इटालियन सोमालीलैंड। अच्छा, ये 1800 जो है 1882, 1884, ये भी 1884 और ये 1892 में कैप्चर हुआ है। अच्छा, ये अब आज कौन कौन से इलाके हैं? फ्रेंच सोमालीलैंड कहते हैं हम। फ्रेंच सोमालीलैंड कहते हैं डीजीबूटी को, ठीक है जी। और इसको कहते हैं एरिट्रिया, एरिट्रिया। और ये क्या है जी? सोमालिया, ठीक है जी। ये आज इनके ये ओल्ड नेम भी पूछे जा सकते हैं। तो ये किनके बन गए जी? ये तीन कंट्री, एक फ्रेंच सोमालीलैंड था, एक ब्रिटिश सोमालीलैंड था और एक इटली। कटे कटे हैं आज भी, अगर आप देखो तो ये डिजिबूटी, एरिट्रिया और सोमालिया, ठीक है जी। तो ये जो है किसके पास? अच्छा, दो कंट्रीज ऐसे हैं जो कॉलोनाइज्ड नहीं हुए, दो कंट्री ऐसे हैं जो कॉलोनाइज्ड नहीं हुए। अफ्रीका के अंदर दो कंट्रीज हैं जो कि कॉलोनाइज नहीं हुए। एक है इथोपिया, इथोपिया नेवर, इनका एक था मैनिलिक, मैनिलिक इनका एक 1800 जो है 90 के अंदर इनका एक बादशाह बना था, किंग बना था मैनिलिक। मैनिलिक, मैनिलिक जो किंग था उसने बाइजन ब्रिटिश के साथ भी लड़ाई लड़ी, उसने फ्रेंच के साथ भी लड़ाई लड़ी, उसने इटालियन के साथ भी लड़ाई लड़ी, उसने किसी को कॉलोनाइज नहीं करने दिया। और इथोपिया नेवर कॉलोनाइज। और दूसरा लाइबेरिया, असल में लाइबेरिया जो है, लाइबेरिया स्टैब्लिश हुआ है 1847 में। हाँ, ये अमेरिका ने स्टैब्लिश किया था। अमेरिका ने कैसे स्टैब्लिश किया था? 1847 में अगर आप देखो तो वहां पर जो है ना स्लेवरी के खिलाफ बातें हो रही थी। तो वहां के जो स्लेव थे ना, उन्होंने आकर अमेरिका की उसके ऊपर, ईमान के ऊपर यहाँ पर क्या खोल लिया जी? एक मुल्क बना लिया। और फिर अमेरिका के मुल्क के ऊपर कोई हमला करने की कोई इनमें से जरूरत कर ही नहीं सकता था, ठीक है जी। तो अमेरिका के ऊपर कोई हमला, तो ये दो कंट्रीज ऐसे थे अफ्रीका के अंदर जो, उसके बाद अगर आप देखो तो साउथ के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर देखो तो आपका सदर्न रोडेजिया, सदर्न, ये वाले जो दो एरिया थे, एक नॉर्थ पे था, एक तो था नॉर्दर्न रोडेजिया। ये रोडेजिया का रीजन कहलाता था, रोडेजिया, नॉर्दर्न रोडेजिया और सदर्न रोडेजिया। हाँ, सदर्न रोडेजिया किसको कहते हैं? जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। और नॉर्दर्न रोडेजिया किसे कहते हैं? जैम्बिया। नॉर्दर्न रोडेजिया किसे कहते हैं? जैम्बिया को कहते हैं, जैम्बिया को नॉर्दर्न रोडेजिया। और ये वाला जो सेंटर वाला रीजन था, यहां पर था, आपको पता, कोंगो। यहां पर क्या था जी? कोंगो। और ये कोंगो जो है ये बेल्जियम के पास था। इसे कहते हैं, इसका नाम था बेल्जियन कोंगो। कोंगो किसका कंट्रोल में आ गया था जी? और बेल्जियम को भी क्या लगती है? कोस्ट लाइन। अब लेकिन मैं आपको बताऊं, जो इंडस्ट्रियली सबसे ज्यादा सुपीरियर था ना यूरोप के अंदर, वो जर्मनी था इन रियलिटी। यानी पहले नंबर पर जर्मनी, लोग अपने आप को क्या समझते हैं? सुपीरियर। और उसके बाद टेक्नोलॉजी में क्या है? बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। लेकिन बेचारों के पास अफ्रीका में देखो, अभी तक एक कॉलोनी का भी मैंने नाम नहीं लिया। जब दाल बढ़ रही है, स्क्रैम्बल हो रहा है जब, तो बेचारा इतनी बड़ी पावर जो सबसे हाई ग्रीड है, उसकी अभी तक एक कॉलोनी का नाम नहीं लिया। चलो ले लेते हैं एक, ये नमीबिया, बेचारे के पास छोटी सी कॉलोनी, नमीबिया। नमीबिया को क्या कहते थे उस वक्त? ईस्ट, ये ईस्ट है वेस्ट है? वेस्ट अफ्रीकन जर्मनी। और इधर बेचारे के पास छोटी सी, किधर? ये तंजानिया, तंजानिया।
और तंजानिया का क्या नाम था? ईस्ट अफ्रीकन, हाँ जी, ये ओल्ड नेम है, ईस्ट अफ्रीकन तंजानिया, अफ्रीकन जर्मनी, ठीक है जी, ईस्ट अफ्रीकन जर्मनी। और इधर एक छोटा सा बेचारा टोगो, टोगो, ठीक है जी, टोगो, टोगो किसकी कॉलोनी है जी? जर्मन टोगो कहते थे इसको। और कैमरून का भी छोटा सा पार्ट इसके पास था, ठीक है जी। टोटल 4 कॉलोनियां हैं बेचारे जर्मनी के पास। और फ्रांस, जिसको 1870 में जर्मनी ने हराया, कुत्ते की तरह जलील किया है, वो पूरा का पूरा नॉर्थ अफ्रीका लेकर बैठा हुआ है, पूरा का पूरा। और जर्मनी देख रहा है ये चीज कि सारे के सारे नॉर्थ अफ्रीका के रिसोर्सेज किसके पास जा रहे हैं? फ्रांस के पास जा रहे हैं। यानी फ्रांस अमीर से अमीर हो रहा है, जिसकी कोई औकात ही नहीं है। यानी जर्मनी हमेशा सोचता था कि अगर मैं फ्रांस पर हमला करूं तो उसे मैं 2 घंटे में कैप्चर कर लूंगा। यानी जर्मनी की हमेशा से ये सोच रही है जर्मन लोगों की कि जब मर्जी चाहे सुबह को इधर रोटी खाएंगे, नाश्ता करेंगे, दोपहर का खाना उधर खाएंगे, ठीक है जी, उनकी ये सोच थी। और ऐसा था भी, यानी वो इतने सुपीरियर थे कि वो 2-2.5 घंटे में कैप्चर कर सकते थे, इतने सुपीरियर वो थे। और बाद में बनेंगे भी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करेंगे भी, ठीक है। तो लेकिन अभी हम वहां नहीं जाते। तो ये अफ्रीका के अंदर समझ आ रही है क्या गेम है? और जो साउथ अफ्रीका है, ये किसकी कॉलोनी है? ये यूके की कॉलोनी, ठीक है। इजिप्ट किसकी कॉलोनी है? यूके की कॉलोनी है। इजिप्ट किसकी कॉलोनी है? यूके की कॉलोनी। इजिप्ट यूके की कॉलोनी है। और कोई अफ्रीका का कोई मेजर कंट्री तो नहीं रह गया? हाँ, और ये वोल्टा, वोल्टा का जो रीजन है, अपर वोल्टा और लोअर वोल्टा, अपर वोल्टा और लोअर वोल्टा। चलो मिटाओ, तस्वीर बनाओ। अच्छा, ये सेंट्रल अफ्रीकन का भी पहले यही नाम था क्या? सेंट्रल अफ्रीकन, हाँ, बेल्जियन कोंगो, इसका नाम था बेल्जियन कोंगो। और अफ्रीका पूरा का पूरा, आप देख रहे हो कि किस तरीके से अफ्रीका पूरा का पूरा जो है कॉलोनाइज हो रहा है। और अपर वोल्टा और लोअर वोल्टा, असल में ये वोल्टा रिवर है। जो वोल्टा रिवर मैंने आपको बताया था कि ये गाना और बुर्किना फासो के दरमियान जो है वो बहता है। तो ऊपर जो है अपर पे कौन है? बुर्किना फासो। और लोअर पे कौन है? गाना। लोअर में आप देखोगे मैप में तो आपको गाना नजर आएगा, और अपर में कौन सा आपको आएगा? जिन्होंने मैप की प्रैक्टिस की है उनको पता है कि भाई ये हमें याद करने की जरूरत ही नहीं। अपर वोल्टा किसका नाम है? बुर्किना फासो, क्योंकि ऊपर है अपर। और ये गाना किसकी कॉलोनी था? यूके की। और बुर्किना फासो किसकी कॉलोनी था? फ्रांस, ठीक है। तो अगर आप अभी ये लिख लोगे तो आपको मैं इनकी इंडिपेंडेंस ऐसे ऐसे करा दूंगा कि ये किस किस की थी, ठीक है जी। इंडिपेंडेंस कैसे कैसे हुए, यानी कॉलोनाइज हो गया पूरा अफ्रीका। और अब मैं अगर एशिया की बात करूं, फिर ये यहां से फिर आगे गए एशिया, और एशिया में इन्होंने फिर जाकर कॉलोनाइज किया। और कौन था एशिया के? एशिया में जो सब कॉन्टिनेंट है, यूके के पास, ठीक है जी। इंडो चाइना का रीजन जो है, इंडो चाइना से मुराद है मेरी, इंडो चाइना के अंदर 3 कंट्रीज आते हैं,
पहले नंबर पर आपका जो है वो वियतनाम, और दूसरे नंबर पर आपका लाओस, और तीसरे नंबर पर आपका कंबोडिया। इसे याद रख सकते हो आप वीएलसी से, वीएलसी, वीएलसी, ठीक है जी। वीएलसी प्लेयर नहीं होता, वीएलसी, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये तीनों एक ही मुल्क थे और इसका क्या नाम था? फ्रेंच इंडो चाइना। ये फ्रांस की कॉलोनी था। किसकी कॉलोनी था जी? फ्रांस की कॉलोनी था। और इंडोनेशिया, ये इसको क्या कहते थे? डच ईस्ट इंडीज, DUTCH, डच ईस्ट इंडीज। और डच किसको कहते हैं? नेदरलैंड के लोगों को। डच ईस्ट इंडीज, इंडोनेशिया जो था वो इनके पास था। और उसके बाद जो है मलेशिया, यूके के पास था। म्यांमार, म्यांमार असल में ये सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट था म्यांमार, ठीक है जी। और ये भी यूके के पास था। एडन, ये यमन जो है, ये भी जो है यूके के पास था और ये भी सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। ये भी सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था यमन। एडन इसे कहते थे, ठीक है जी। और उसके बाद जो है बताऊंगा ये बातें सारी। अभी बातें मैंने जो रह गई है मेरे लेक्चर में, मैं वो लिखवाना चाहता हूँ ताकि मैं इनको मजीद जोड़कर आपको ऐसा क्लियर कर दूंगा कि आप बिल्कुल ओके हो जाएगा आपका काम। और उसके बाद आपका जो है ये हो गया। उसके बाद गोवा, वो किसके पास था जी? पुर्तगाल के पास। पुर्तगाल की कॉलोनी रहा है गोवा, ठीक है। हाँ। और पुर्तगाल की कॉलोनी गोवा जो एक इंडिया की एक जो है ना वो स्टेट है आज। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो आपका ये जो पपुआ न्यू गिनिया है आइलैंड, पपुआ न्यू गिनिया, हाफ पपुआ न्यू गिनिया, हाफ जो इसका आइलैंड है ये जर्मनी की कॉलोनी था। सोलोमन आइलैंड सारे के सारे ये जर्मनी की कॉलोनी थे। और भी जर्मन उधर आइलैंड काफी सारे जर्मनी के पास थे। अच्छा जी। और फिलिपाइन, ये स्पेन की कॉलोनी थी, ठीक है जी। फिलिपाइन स्पेन की कॉलोनी थी टिल 1946 तक। 1946 में ये फिर अमेरिका के पास आ गए, ठीक है जी। फिलिपाइन किसकी कॉलोनी था जी? स्पेन की कॉलोनी था। और आपका और क्या जी? और कोई कंट्री एशिया का? मालदीव, श्रीलंका, यूके की कॉलोनी था। श्रीलंका यूके की कॉलोनी था। और उसके बाद जो है आपका वो भूटान, नेपाल, ये सारे यूके की कॉलोनी थे। सब कॉन्टिनेंट मैंने पूरी बात बता दी। तो ये सारा का सारा एशिया के अंदर कुछ जर्मनी की थोड़ी बहुत ही कॉलोनियां हैं, जर्मनी की थोड़ी बहुत ही। और ज्यादातर किसकी कॉलोनियां हैं जी? ये कंट्रीज है, ठीक है जी। तो ये भी इसकी तस्वीर बनाओ जी। ये आपका यानी कॉलोनाइज कर लिया उन्होंने एशिया को भी और अफ्रीका को भी। और कौन कौन से रीजन कॉलोनाइज कर लिए हैं वो आपने देख लिया। अब ये क्यों कॉलोनाइज किए हैं ये मैंने लेक्चर में ऑलरेडी आपको बता दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। यहां पर है मिनरल्स, यहां पर है ऑयल, यहां पर है मादनियात, और उनको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत ज्यादा। थाईलैंड कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ, बिल्कुल। थाईलैंड, थाईलैंड नेवर कॉलोनाइज। वो बात करते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं लैंड ऑफ फ्री पीपल। थाईलैंड को इसीलिए कहते हैं लैंड ऑफ फ्री पीपल। ये तो मैंने ऑलरेडी मेरा हल बताया। बना ली, बना ली। ये ओमान भी, ओमान भर के पास सब कुछ
अच्छा, उसके बाद आपका जो है क्या आ गया जी, आपका एशिया के अंदर भी ये सारे रिसोर्सेज, और अब ये इन सारे रिसोर्सेज में से ज्यादा रिसोर्सेज किसके पास है? यूके के पास, फ्रांस के पास, और ये जो बेचारा जर्मनी है इसको कुछ नहीं मिल रहा। और एशिया के अंदर क्या हुआ? फातमीद और ये सारे सल्जूक और ये जो है ना सारे ये अयूबीद, और उसके बाद ये ममलूक, ये सल्जूक, ये सारी इंपायर को रिप्लेस कर लिया किसने एशिया में? ओटोमन अंपायर ने। और नो डाउट ये सारी जो है यूरोप की भी एक बड़ी पावर थी, ये यूरोप की भी एक बहुत बड़ी पावर है। अब यूरोप की भी ये एक बहुत बड़ी पावर है ओटोमन अंपायर, और क्योंकि इसके पास पूरा का पूरा बाल्कन पेनिनसुला है। लेकिन अब 1912 में और 13 में फर्स्ट बाल्कन वार और सेकंड बाल्कन वार होती है, और उस बाल्कन वार के जरिए से इसका जो ये रीजन है वो ले लेते हैं। क्यों? और फिर उस सेकंड बाल्कन वार लेकिन क्यों होती है सेकंड बाल्कन वार? सेकंड बाल्कन वार इसलिए होती है कि जो सर्बिया और जो वो है बल्गारिया, अब बाल्कन वार हुई थी, ये सारे के सारे जो बाल्कन कंट्री थे, बाल्कन कंट्री कौन कौन से जी? ये जो है स्लोक्रोबोसेमा अल्मोज, स्लोक्रोबोसेमा अल्मोज, ये वाले जो कंट्रीज हैं ये जो है इन्होंने ओटोमन अंपायर से, जैसे 1830 में ग्रीस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ओटोमन अंपायर से ग्रीस कब आजाद हो गया जी? 1830 में। और इस तरीके से ये सारे आस्ता आस्ता अपनी आजादी लेते गए। बोस्निया आजाद हो गया, सर्बिया आजाद हो गया, ये सारे आजाद हो गए। और फिर इन्होंने कहा कि यार हमारे जो थोड़े बहुत रह गए हैं हम इनको सब मिलकर जो है ना उसके ऊपर अटैक करते हैं ओटोमन अंपायर के साथ ऊपर, और बाकी रीजन को भी आजाद करा लेते हैं। तो 1912 में फर्स्ट बाल्कन वार हुई और आजाद हो गए ये सारे। लेकिन अब ये दो पावर थी ना, सर्बिया और ये बल्गारिया, ये थी बहुत ज्यादा जो है ना बड़ी पावर। तो बल्गारिया कह रहा था कि मुझे ना जो है ना मैसिडोनिया मुझे दे दो। बल्गारिया क्या कह रहा था? मैसिडोनिया मुझे दे दो। और सर्बिया कह रहा था मुझे अल्बानिया दे दो, मेरे पास ना मेडिटेरेनियन सी में कोस्ट लाइन नहीं है, तो मुझे अल्बानिया कंट्री जो है ना ये मुझे दे दो। तो ये दोनों डिससेटिस्फाइड थे। ये बाल्कन वार, जो पहली बाल्कन वार हुई ना, उसके रिजल्ट से ये लोग खुश नहीं थे। तो ये क्या चाह रहे थे कि हमें जो है ना अल्बानिया और मैसिडोनिया, ये चाह रहा था अल्बानिया हमें दे दो और ये चाहता था मैसिडोनिया। तो इसके साथ सब ने मिलकर, बाकी ओटोमन अंपायर बाकी सब ने मिलकर क्या लड़ी थी? इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। और फिर इसके भी बहुत सारा हिस्सा जो है इसको जो है अपना ईस्टर्न थ्रेस का जो हिस्सा है, ईस्टर्न थ्रेस का हिस्सा ये टर्की को देना पड़ा। ईस्टर्न थ्रेस का हिस्सा किसको देना पड़ा? टर्की को देना पड़ा। ये ईस्टर्न थ्रेस यूरोप के अंदर जो एरिया है, इस्तांबुल के अंदर जो एरिया है, ईस्टर्न थ्रेस का हिस्सा अपना इसको दे, उत्तर की जो ओटोमन अंपायर थी उस टाइम पर, जो ओटोमन अंपायर है उसको देना पड़ा ईस्टर्न थ्रेस का हिस्सा बल्गारिया को। और ये पूरी बाल्कन वार हो गई। अब जी ओटोमन अंपायर से जो उसका यूरोप का हिस्सा है वो सारा का सारा अलग हो गया। और वो कौन कौन से कंट्रीज हैं जी? वो कंट्रीज हैं स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, ठीक है जी, और उसके बाद जो है वो अल्बानिया, मैसिडोनिया, ये सारे के सारे आजाद हो गए हैं ओटोमन अंपायर से। और ये सारे के सारे कौन लोग हैं? स्लाव लोग हैं। अब ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर क्या चाहती थी कि यार ये वाले जो रीजन है ना, इसका जो ये बोस्निया का रीजन है वो मेरे साथ मिल जाए और सर्बिया का रीजन मेरे साथ मिल जाए।
ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, जो इतनी बड़ी ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर कौन सी एम्पायर है? जिसके अंदर आज अगर मॉडर्न वर्ल्ड का हम देखें, ऑस्ट्रिया उसके अंदर आता है, हंगरी उसके अंदर आता है, चेकोस्लोवाकिया जिसे जिसे आप कहते हैं दो कंट्री, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, वो उसके अंदर आता है। उसके बाद स्लोवेनिया उसके अंदर आता था, क्रोएशिया उसके अंदर आता था, बोस्निया हर्जेगोविना उसके अंदर आता था। ठीक है जी, उसके अंदर ये सारे स्विट्जरलैंड का जो ऊपर वाला हिस्सा था वो उसके, यानी वो जो है आपका ऑस्ट्रिया ही है, ऑस्ट्रिया उसके पास आता था, सारे एरिया उसके पास आते थे जी। ये इतनी बड़ी एम्पायर थी, तो ये चाहता था, ये क्या चाहता था, ये चाहता था कि भी ये वाले जो एरिया है ना, इनमें से भी इसकी डोमिनेंस हो। अगर ये इंडिपेंडेंट भी रहते हैं तो इसकी किसकी इंडिपेंडेंस हो? ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर की इंडिपेंडेंस हो, जो इन्फ्लुएंस हो ना वो इन कंट्रीज पर किसका हो? ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर का। लेकिन रशिया कहता था हम स्लाव लोग हैं, ठीक है जी, हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए इनके ऊपर। ठीक है जी, तो ये मामला था। फिर इसी असना में क्या हुआ, वो जो एक जो फर्डिनांड था, किंग फर्डिनांड, वो हो गया जी कत्ल। और उसकी वजह से क्या होती जी, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 28 जुलाई से लेकर 1918 तक क्या होती है जी, 11 जुलाई से लेकर 28 जुलाई से लेकर 11 नवंबर 1918 तक क्या होती है आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है जी, पहले तो अब एक इस पे श्लाइफन प्लान होता है, जर्मनी का एक जर्नल होता है, तो यानी उसने एक प्लान बनाया था कि अगर जर्मनी को टू फ्रंट वॉर लड़नी पड़े, यानी उसे एक तरफ से फ्रांस अटैक कर दे और दूसरी तरफ से अगर रशिया अटैक कर दे, तो उसे कैसे इस अटैक से मुकाबला करना है। तो उसने ये जनरल श्लाइफर ने एक प्लान बनाया था जिसे कहते थे श्लाइफन प्लान। तो इसका ये था, उसने कहा था कि हम सबसे पहले जो है ना फ्रांस को कैप्चर करेंगे। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने, अब ये फर्स्ट वर्ल्ड शुरू तो इस तरीके से हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अगर मैं इसको थोड़ा सा, नमाज का ब्रेक हो गया आई थिंक, हाँ नमाज पढ़ लो, फिर जो है ना ब्रेक लेकर फिर दोबारा मिलते हैं।
तो जी अच्छा, जिन्होंने ये लेक्चर लिया है, मेरे लेक्चर होल्ड लिए हैं, उन्हीं को उसके अंदर मैंने ये वैल्यू ऐड कर दी है कि स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका हुआ है और एशिया को कॉलोनाइज किया गया है, तो उसमें कौन कौन सी कॉलोनियां किस किसने बनाई हैं, तो ये आप लोगों को पता चल गया। अब 28 जुलाई को जो ऑस्ट्रिया और उसकी वॉर हुई है, उसके बाद क्या हुआ, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक काम तो ये हुआ कि सबसे पहले जर्मनी ने ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ने 1 अगस्त को अटैक कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दी, किसके खिलाफ जी, 28 जुलाई को वॉर डिक्लेयर कर दी, किसके खिलाफ, सर्बिया के खिलाफ। और 1 अगस्त को जर्मनी ने रशिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। 1 अगस्त को जर्मनी ने रशिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। और 4 अगस्त को जो है जर्मनी ने क्या किया, बेल्जियम के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। कि असल में आप जर्मनी देखो, यहां पर ये है बेल्जियम, ये बेल्जियम है। उसने कहा मैं बेल्जियम के थ्रू, ये है पूरा का पूरा फ्रांस। उसने कहा कि मैं, जर्मनी ने कहा कि मैं बेल्जियम के थ्रू फ्रांस में जाऊंगा, बेल्जियम के थ्रू। तो अब बेल्जियम की यूके के साथ 1839 में ट्रीटी हुई थी, 1839 में ट्रीटी हुई थी कि अगर बेल्जियम के ऊपर कोई अटैक करेगा तो यूके उसके ऊपर अटैक कर देगा। तो 4 अगस्त को यूके ने वॉर डिक्लेयर कर दी, किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ। तो यूके भी इस वॉर के अंदर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद जब ये यहां पर आए तो बेल्जियम लोगों ने बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो की। ये समझ रहे थे हम जल्दी से जाएंगे, इधर अटैक करेंगे और फौरन, और इधर से रशिया भी इधर अटैक कर रहा था, अपने ट्रूप्स जो है वो इसने यहां पर खड़े कर दिए थे। रशिया ने अपने ट्रूप्स क्या कर दिए थे, इधर डिप्लॉय कर दिए थे। इन्होंने कहा हम इसे जल्दी से, यहां से श्लाइफल प्लान किया था, यहां से जाते हुए हम यहां पर आ जाएंगे, ठीक है जी। तो यहां पर उनको टाइम लग गया। उसके बाद बैटल ऑफ मरने, 1915 में यहां पर जर्मनी क्या हार गया, जर्मनी लॉस्ट, और वो रिट्रीट कर गया। रिट्रीट करके उसने इस जगह पर क्या कर ली, ट्रेंच खोल ली, ट्रेंच। और फिर बाकी 3 साल ट्रेंच वॉरफेयर रही है, ट्रेंच वॉरफेयर, ठीक है जी। यानी इन दोनों के दरमियान क्या रही है, ट्रेंच वॉरफेयर रही है। अब हम अगर रशिया की बात करूं, मैं रशिया की अगर बात करूं, रशिया में सबसे पहले रूरिकेद एम्पायर आई, रूरिकेद एम्पायर के बाद 1547 में रोमानोव डिनासिटी आ गई। अब ये रोमानोव डिनासिटी जो थी, अब रोमानोव डिनासिटी का लास्ट जो किंग था, इसका नाम, और जार कहते हैं, इनका जो रूलर होता है ना उसे कहते हैं जार। जैसे इथोपिया के रूलर को निजाशी कहते हैं, किसरा ईरान के रूलर को कहते थे, और हरकल जो है वो रोम के रूलर को कहते थे, एम्परर। और उसके बाद काइजर जो है जर्मनी के रूलर को कहते थे। और इसी तरीके से जो है रशिया के रूलर को क्या कहते थे, जार। इनका जो जार था उस टाइम पर वो था निकोलस सेकंड। निकोलस सेकंड क्या था, जार। और इस निकोलस सेकंड ने ना इसके खिलाफ ना एक रेवोल्यूशन हुआ, इस निकोलस सेकंड के खिलाफ। क्यों, ये बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूशन कर रहा था। असल में 1904 में ना, 1904 में जापान की और रशिया की वॉर हुई, जापान वाला वॉर। और रशिया समझ रहा था जापान छोटा सा कंट्री है, इसको 1 मिनट के अंदर हरा दूंगा, लेकिन जापान ने रशिया को हरा दिया। तो लोगों के दरमियान जो है ना बहुत ज्यादा उबाल आया, और उस उबाल की वजह से 1905 में ना लोगों ने, रशिया में एक रेवोल्यूशन आया छोटा सा 1905 में, और जिसके नतीजे में ना डूमा क्रिएट हो गई। जो निकोलस सेकंड था ना, उसने लोगों की, कि भाई लोगों में, डूमा पार्लियामेंट है उसकी, पार्लियामेंट ऑफ रशिया, कब बनी है, 1905 में। 1905 में क्या बन गई, पार्लियामेंट ऑफ रशिया, डूमा बन गई। कि यानी
निकोलस सेकंड ने अपनी पावर को, उसने कहा कि मैं लोग इसमें से लोग इलेक्ट होंगे, इलेक्ट होकर डूमा में आएंगे, लेकिन उसने ना इनको कोई पावर ही नहीं दी। जब इनको पावर नहीं दी, लोगों की वैसे की वैसे प्रोसिक्यूशन शुरू रही। जब लोगों की वैसे प्रोसिक्यूशन शुरू रही तो अब फिर क्या हुआ जी, फरवरी 1917 में एक रेवोल्यूशन आया, और फरवरी 1917 में एक रेवोल्यूशन आया जिसे कहते हैं फरवरी रेवोल्यूशन। और उसके नतीजे में मार्च 1917 में यहां पर ना दो तरह के धड़े थे। रशिया के अंदर दो तरह के धड़े थे। जो पॉलिटिकल लोग थे वो दो तरह के थे। एक था मेनशेविक और एक थे बोल्शेविक। ये जो मेनशेविक है ना, ये थोड़े से नॉन वायलेंट है। ये क्या इन्होंने कहा, अब निकोलस सेकंड के ऊपर इन्होंने फरवरी में प्रेशर डाला कि निकोलस सेकंड तू रिजाइन कर, तू छोड़ अपनी गद्दी, और अपना जो तेरा भाई है ना माइकल, इसका भाई था माइकल, कि तू उसको गद्दी दे दे। और जो है ना नॉन वायलेंट थे। लेकिन ये जो बोल्शेविक था ना, इसको हेड कर रहा था लेनिन। इसको कौन हेड कर रहा था? लेनिन। और लेनिन 16 साल एग्जाइल में रहा है, जर्मनी में, लेकिन वो भी वापस आ गया। जर्मनी में एग्जाइल रहा है और वो भी वापस आ गया 16 साल बाद। जब वो वापस आया जर्मनी से, वो वापस आया 16 साल बाद, तो उसने जो है अब मार्च में इन्होंने क्या किया, जो मेनशेविक लोग थे इन्होंने अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर ली रशिया के अंदर, मेनशेविक लोगों की, मार्च 1917 में। और निकोलस सेकंड जो था, उसका भाई जो था माइकल, उसने इनकार कर दिया कि मैंने नहीं किंग बनना अगला। तो रोमानोव डायनेस्टी मार्च 1917 में क्या हो गई? खत्म हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने निकोलस सेकंड को हाउस अरेस्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही ये आया बोल्शेविक वाले, लेनिन जो आया, इसने क्या कर दिया जी, इसने इनसे कंट्रोल अपने पास लेना शुरू कर दिया, और ये लेकर आए अक्टूबर रेवोल्यूशन। और इन्होंने फाइनली 24 अक्टूबर को 1917 को गवर्नमेंट टेकन, गवर्नमेंट इन्होंने अपने हाथ में ले ली। और फिर उसके बाद क्या कर दिया जी, निकोलस सेकंड और इसकी बेबी जो अलेक्जेंड्रा जो थी जरीना, उसको भी जो है ना कत्ल कर दिया। और इसके 3 बेटियां थी और इसका बेटा था अलेक्जी। अलेक्जी को, जो इसका बेटा था ना अलेक्जी, ये चाहता था इसको बादशाह बनाए, लेकिन इसको एक बीमारी थी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की बीमारी थी और इसका इलाज कर रहा था रास्पुटिन। तो रास्पुटिन जो है ना, वो एक इसका जो है डॉक्टर था रास्पुटिन। तो रास्पुटिन जो है ना, वो बड़ा ही उसकी ना, जैसे ही वो साथ होता था कुछ जो है इस तरह से होता था कि ये ठीक हो जाता था, एलेक्सी ठीक हो जाता था। तो एक बड़ी ही करिश्माती और एक बहुत ही नोटोरियस टाइप का जो है ना बंदा था, और सारा का सारा जो जार था ना उसके कंट्रोल में था। और लोगों को ये भी शक था कि शायद जो है रास्पुटिन का चक्कर है इसके साथ, जो जरीना है। ठीक है जी। और ये जो अलेक्जेंड्रा है ना, अलेक्जेंड्रा, इसकी जो बेगम है जरीना, ये जरीना जो है, इसको रास्पुटिन जो है, रास्पुटिन और अलेक्जेंड्रा का कहते हैं चक्कर था। और ये अलेक्जेंड्रा जो है ना, ये जर्मनी से ताल्लुक रखती थी। जैसे वो मारिया एंटोनेट थी, वो कहां से ताल्लुक रखती थी? ऑस्ट्रिया से। और फ्रांस के लोग क्या कहते थे कि ये जी जासूस है, ये जासूस है। इसी तरीके से अलेक्जेंड्रा के ऊपर भी शक था कि ये शायद जर्मन जासूस है, क्योंकि जर्मनी के लोगों से रशियन लोग नफरत करते थे। और इन्होंने वो जो पीटर था, पीटर जो इनका एक रूलर था 1703 में जो आया था पीटर, उसके नाम पर सेंट पीटर्सबर्ग बना था ना इनका कैपिटल। लेकिन इसका नाम इन्होंने तब्दील कर दिया था, पेट्रोग्रैड कर दिया था, पेट्रोग्रैड कर दिया था। यानी उससे बहुत ज्यादा नफरत करते थे ये लोग, और पेट्रोग्रैड उस एरिया का नाम कर दिया था। और जो है ना क्या हुआ था जी, और अक्टूबर में जब ये इधर रेवोल्यूशन आ गया ना, तो रशिया इस जंग से हट गया, रशिया इस जंग से हट गया। और जर्मनी फिर 3 साल इसी फ्रंट के ऊपर वॉर लड़ी गई। ठीक है जी, तस्वीर इसकी
रशिया ने सिर्फ और सिर्फ इसी फ्रंट के ऊपर वॉर लड़ी, लेकिन ये फिर एक स्टालमेट हो गया, और स्टालमेट होने के बाद क्या हुआ जी, मामला जो है वो दूसरी तरफ निकल गए। हाँ, बैटल ऑफ टेनेनबर्ग, बैटल ऑफ रशिया के अंदर बैटल ऑफ टेनेनबर्ग हुई 1915-16 के बाद। ये मामला रशिया आइसोलेट हो गया था, बैटल ऑफ टेनेनबर्ग। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं कि ना ये मैं लेक्चर आज आपको भेज दूंगा, वैसे एक दो लेक्चर आएंगे आज, एक इसकी रिकॉर्डिंग आएगी, एक और भी लेक्चर आएगा, ठीक है। तो दो लेक्चर आएंगे, तो उस लेक्चर में जो चीज थोड़ी सी मिसिंग है, मैं वो चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। जो पहले लेक्चर आप ले रहे हैं आप लोग वो भी लेंगे, और ये आज की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, और उसके अलावा एक और लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारी क्या होगी जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, उसमें जो है रशिया के अंदर रेवोल्यूशन आ गया, और वो जो है ना ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ट्रीटी ऑफ सर्व, ये सारा कुछ हुआ। अब ओटोमन एम्पायर के साथ क्या हुआ, ये आज हमारा टॉपिक है, ठीक। ओटोमन एम्पायर के साथ क्या हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ओटोमन एम्पायर के साथ क्या हुआ, एक तो इनका जो ओटोमन एम्पायर थी, पहले तो वो हार गई ये जंग पहले नंबर पर, ठीक है जी। एक थी इनकी वार ऑफ गलीपोली, वार ऑफ गैलीपोली में जो है ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड के लोग ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन यहां पर बड़ी जो है स्टीप रेजिस्टेंस शो की ओटोमन एम्पायर ने, और इस ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड के बहुत सारे सिपाही जो है वो यहाँ पर जो है कत्ल हो गए, और आज भी उनकी याद में कोई डे मनाया जाता है, उसका नाम एग्जैक्टली मेरे जेहन से निकला हुआ है। तो वार ऑफ गैलीपोली जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट वॉर थी, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ जी, ये ओटोमन एम्पायर हार गई, और ट्रीटी ऑफ स्काइस पाइकॉट, ट्रीटी ऑफ स्काइस पाइकॉट और ट्रीटी ऑफ सर्व्स, ये दो ट्रीटीज हुई। ट्रीटी ऑफ स्काइस पाइकॉट 1916 में, और ट्रीटी ऑफ सर्व्स जो है वो कब हुई जी, 1920 में। ट्रीटी ऑफ सर्व्स ये ओटोमन एम्पायर के साथ, ये क्या ट्रीटी थी, ये 1916 में स्काइज जो है ये यूके से है, और पाइकोट जो है ये फ्रांस से है। तो इन दोनों ने पहले ही कह दिया कि हम ओटोमन एम्पायर के टुकड़े करके आपस में बांट लेंगे। अच्छा, अब जो ओटोमन एम्पायर थी, ये ओटोमन एम्पायर एक तो था ये अनातोलिया का रीजन, ठीक है जी, एक था ये अनातोलिया का रीजन। इसके अलावा इसके अंदर क्या था जी, ये वाला रीजन भी इसके पास था। अच्छा, ये है अरेबियन, अरेबियन पेनिनसुला, ये है सीरिया, ये आज का जॉर्डन, इजराइल, फलस्तीन, और ये है आपका इराक, ठीक है जी। तो ये जो था ना, अब ये ओटोमन एम्पायर, अभी ओटोमन एम्पायर के पास एक है अनातोलिया, ये इस्तांबुल, ओटोमन एम्पायर के पास ये सारा का सारा रीजन किसके पास था, इनके पास था। अब इस ओटोमन एम्पायर को शिकस्त दे दी, और इसके यहां पर इटली आ गया, यहां पर यूके आ गया, यहां पर फ्रांस आ गया, ठीक है जी। और यहां पर जो ग्रीस था ना,
ग्रीस, वो भी अटैक कर रहा था बाकी एरियो के लिए। तो यहां पर एक बंदा था मुस्तफा कमाल अतातुर्क, उसने बड़ी रेजिस्टेंस शो की और उसने उस यूके के, फ्रांस के, इटली के जो यहाँ पर फौजी थे ना, उनको इस जगह से निकाल दिया और ग्रीस को भी उसने इस जगह के अंदर कैप्चर नहीं करने दिया। उसने ये पूरा का पूरा एरिया फॉरेन इन्वेजन से बचा लिया और ये पूरा एरिया जो है उसने बचा लिया। तो फिर यूके मजबूर हो गया, जो फॉरेन पावर थी यूके, फ्रांस और बाकी पावर, यूरोपियन पावर, वो मजबूर होगी इसलिए इसके साथ एक और ट्रीटी करने के ऊपर। और वो कौन सी ट्रीटी थी? वो थी ट्रीटी ऑफ लुजान 1923 में। अब इस ट्रीटी के नतीजे में मुस्तफा कमाल अतातुर्क के साथ यह ट्रीटी हुई और इसके नतीजे में हुआ क्या? इस ट्रीटी के नतीजे में यह हुआ कि यूरोपियन लोग मान गए कि ये सारा का सारा एरिया किसके कंट्रोल में रहेगा? तुर्की के कंट्रोल में। और उसने बदले में कहा कि ये जो बाकी एरिया है ना, ये किसके कंट्रोल में रहेगा? ये आपकी मर्जी है। ठीक है जी, ये किसकी मर्जी है जी? आपकी मर्जी है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब ये जो बाकी एरिया है ना, ये है आपके पास बाकी एरिया। अब इस बाकी एरिया में इस जगह पर करके ये है आपका यमन, ये है आपका ओमान, ठीक है जी, और ये आपका हिजाज, ये आपका हिजाज का एरिया है। और ये यहां पर ये थी अल असीर की स्टेट, अल असीर की स्टेट। और ये आपका नजद, नजद की स्टेट। और ये थी आले रशीद, आले रशीद की स्टेट। ठीक है जी, ये कुछ ना वॉरलॉर्ड्स हैं। अब ये पहले 1920 तक ये किसका एरिया था? ओटोमान अंपायर का एरिया था। ये किसका एरिया था? ओटोमान अंपायर का। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई शुरू, तो एक था लॉरेंस ऑफ अरेबिया। तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया को ब्रिटिश ने भेजा इधर कि यार तुम उस्मानियों के खिलाफ बगावत करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो यहां पर हुकूमत कर रहा था हिजाज के अंदर। पहले वो ओटोमान अंपायर का 1908 में ना शरीफा ने मक्का गवर्नर बना दिया उन्होंने हिजाज का। किसको? शरीफा ने मक्का को। शरीफा ने मक्का, और इसका नाम था हुसैन बिन अली। हुसैन बिन अली। और इसके थे 3 बेटे। एक का नाम था अली, दूसरे का नाम था अब्दुल्ला, और तीसरे का नाम था जो है फैसल। इसके थे, हुसैन बिन अली के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। और ये हिजाज के ऊपर कर रहा था हुकूमत। और ये जो नजर का इलाका है ना, इस नजर के इलाके के ऊपर हुकूमत कर रहा था एक ना 1744 में फर्स्ट सऊदी स्टेट कायम हुई थी। 1744 में फर्स्ट सऊदी स्टेट, 1744 में। तो ये जो नजद का एरिया है ना, नजद का एरिया, इसके ऊपर आले सऊद और उसका अब्दुल अजीज इब्ने सऊद, ये हुकूमत कर रहा था, अब्दुल अजीज इब्ने सऊद। तो ये इस टाइम पर हुकूमत कर रहा था। और यहां पर जो थी वो आले रशीद थी। तो ये अब चीन चल रहा था। अब बर्तानिया ने इनको पैसे दिए और इनके साथ एक ट्रीटी कर ली। क्या ट्रीटी कर ली? अब ये ओटोमान अंपायर के हिस्से हैं, ये ओटोमान अंपायर के। और यहां पर क्या है आपका? ये सीरिया है, ये इराक है, और ये आपका लेबनान है। ये आपका क्या है? लेबनान है। और ये आपका फलस्तीन और इजराइल है। आदि फलस्तीन लिखते हैं हम, ठीक है जी। और ये आपका जॉर्डन है। ये आपका क्या है? जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इराक, फलस्तीन। अब ये बाकी एरिया बचे। अब यहां पर तो मैंने आपको बता दिया
कि यहाँ पर ये 3 पावर्स हैं, एक आले रशीद है, एक नजद है और एक कौन है, हिजाज है। और हिजाज में कौन रूल कर रहा है जी, ये कर रहा है। और जो है इधर, अब इन जगहों का इसने क्या किया, इन जगहों का इराक चला गया यूके के कंट्रोल में, सीरिया चला गया फ्रांस के कंट्रोल में, और लेबनान भी किसके कंट्रोल में चला गया जी, इसके कंट्रोल में। और फलस्तीन ये भी यूके के कंट्रोल में। ये इन्होंने एरियाज को क्या कर लिया जी, डिवाइड कर लिया। अब इस तरीके से डिवाइड कर लिया इन्होंने। अब शरीफैन मक्का के साथ इन्होंने एक ट्रीटी की, हुसैन इब्न अली बिन अली के साथ। क्या ट्रीटी की, एंग्लो हाशमाइट ट्रीटी, उसे क्या कहते हैं, एंग्लो हाशमाइट ट्रीटी। एंग्लो हाशमाइट ट्रीटी के नतीजे में क्या किया जी, इन्होंने कहा कि तुम हमारा साथ दो इस वर्ल्ड वॉर में और ओस्मानियों के खिलाफ बगावत करो, हम तुम्हें जब यहां पर ये जीत जाएंगे ना तो ये सारा एरिया हम तुम्हें दे देंगे। अब जब ये जीत गए तो अब हुसैन इब्न अली हिजाज, और इसको ये इराक का इलाका भी इसको दे दिया, और इराक के अंदर इसने अपने बड़ा बेटा जो फैसल, छोटा बेटा फैसल, उसको लगा दिया। ठीक है जी। और अपने छोटे बेटे को जो है उर्दन में लगा दिया। उर्दन का जो एरिया था, उर्दन में जो अब्दुल्ला को कहां लगा दिया, उर्दन में लगा दिया। और जब ये 1931 में ये मर गया, ठीक है जी, 1921 में 1921 में हुसैन बिन अली मर गया, 1921 या 31 में ये मरा जब, तो इसका जो अली था वो इस जगह पर आ गया, इस जगह पर। अब वो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो फिर आगे हम देखेंगे, अभी अली हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, लेकिन यहां तक इसने इराक का रीजन अपने बड़े बेटे फैसल को दे दिया है, और जॉर्डन का रीजन इसने अब्दुल्ला को दे दिया है, और खुद ये कहां पर बैठा है, हिजाज पर बैठा है। अब उन्होंने, लेकिन यहीं पर ये जो अब्दुल अजीज था, इसने आले रशीद को क्या कर दिया जी, हरा दिया, और ये वाला रीजन खुद अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है जी, ये वाला 1921 में ये वाला रीजन इसने क्या, नजद वाले ने अपने कंट्रोल में ले लिया, अब्दुल अजीज ने। और इसने क्या किया जी, इसने एक और काम किया, इसने ब्रिटिशन को कहा, किंग फैसल को भेजा यूके के अंदर, यूके के अंदर भेजकर एक उनके साथ मुआहिदा कर लिया कि जी आप ना कम से कम इनका साथ ना देना, तो हम इनके ऊपर अटैक करेंगे और इनसे चीजों को अपने पास ले लेंगे। तो अब जी उसने किंग फैसल को भेजा, और बरतानिया इस बात पर मान गया कि तुमने जो करना है तुम करो, हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। और उसने फिर इवेंचुअली क्या कर लिया जी, इसको कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करके जो है इसके पास कब्जे में चला गया। अब जो ये सीरिया है और ये फलस्तीन है और ये इराक है, ये इसका कंट्रोल, इराक का कंट्रोल इन्होंने किसको दे दिया है जी, शरीफैन मक्का को। और सीरिया जो फलस्तीन का कंट्रोल है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम खत्म करते हैं। अब ये नजद आले रशीद हो गई है खत्म, ये नजद की बन गई। अब जो अब्दुल अजीज है, इसने अपने बेटे को किधर भेजा जी, यूके में भेजा 1921 में, यूके में भेजा 1921 में कि जाओ और यूके से बात करके आओ। वो गया किंग फैसल गया, किंग फैसल जो बाद में किंग भी बना, तो उसने बड़ी छोटी सी उम्र थी, उसने जाकर वहां पर उनको मना लिया कि भाई हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। और फिर उसने बाद में 1921 के अंदर, 1920 या 22 के अंदर या 21 के अंदर अल असीर के ऊपर भी किंग फैसल को कहा कि हमला करो। और फिर 1925 में उन्होंने यहाँ पर हिजाज का जो एरिया है ये हुसैन बिन अली से ले लिया, और हुसैन अली बिन अली जो है वो फिर भाग कर कहां चला गया, जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन में चला गया, और फिर यहां से जो है वो एक जो है नया जो है ये सारा नजदियों के पास चला गया 1925 में। तो ये आपका जो फिर उन्होंने 1932 में जो है सऊदी स्टेट की बुनियाद रखी। ठीक है, और बाकी आपका क्या होगा, कैसे होगा, ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज आपने ये वाला लेक्चर, ये अल असीर कहाँ गया? अल असीर को भी कैप्चर कर लेगा नजद 1921 में, नजद से ताल्लुक रखने वाले थे। अच्छा, मैं ये रिपीट कर देता हूँ। स्टोरी ये है
कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, ओस्मान अंपायर हार गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, ओस्मान अंपायर हार गई। ओस्मान अंपायर जब हारी तो अब इसके पास इराक का एरिया भी इनके पास था, सीरिया का एरिया भी इनके पास था, मक्के का एरिया, ये अरेबियन पेनिनसुला का पूरा एरिया भी इनके पास था। तो अब जो है जब ये हारी तो, लेकिन इसका जो मेन लैंड था ना उसके ऊपर भी फॉरेन पावर्स आ गई। लेकिन मुस्तफा कमाल अतातुर्क जो था उसने क्या किया, बड़ी अपनी रेजिलियंस शो की और उसने ग्रीस को कब्जा नहीं करने दिया इस एरिया के ऊपर, और फिर बर्तानिया को मजबूर कर दिया उसने 1923 में ट्रीटी ऑफ लोजान करने के ऊपर। और ये ट्रीटी ऑफ लोजान क्या थी कि भाई आप ये जो अनातोलिया वाला रीजन है और जो इस्तांबुल है ये हमें दे दो, बाकी वाला एरिया जो है वो आप ले लो, या आप उसका जो भी फैसला करो वो आपकी मर्जी है। तो इस बात के ऊपर 1923 में इस बात के ऊपर एक ट्रीटी हो गई। 1923 में जब इस बात के ऊपर एक ट्रीटी हो गई तो अब जो उस टाइम पर उस्मानियों ने अपना गवर्नर बनाया हुआ था ना हुसैन इब्न अली, उसको भी उन्होंने लॉरेंस ऑफ अरेबिया के जरिए से रिश्वत दी कि तू भी उस्मानियों के खिलाफ बगावत कर, और उसने की, हमारा साथ दे, हम तुझे बाद में नवाजेंगे। उन्होंने उसको क्या नवाजा कि उसको हिजाज की जो स्टेट थी उसको दे दी, और इराक का रीजन भी उसको दे दिया, और उर्दन का रीजन, जॉर्डन का रीजन भी उसको दे दिया। उसके 3 बेटे थे, एक था बड़ा बेटा अली, दूसरा बेटा था अब्दुल्ला और तीसरा था फैसल। उसने जो है अब्दुल्ला को जॉर्डन में लगा दिया और जो फैसल था उसको इराक में लगा दिया, और जो फिर जो खुद था वो हिजाज में रह गया। लेकिन यहाँ पर एक और स्टेट थी नजर, जो साउथ वाली साइड पर थी। तो नजर का जो रूलर था वो था जो है अब्दुल अजीज। तो अब्दुल अजीज ने अपने बेटे फैसल को भेजा यूके में, क्योंकि वो भी चाहता था कि मेरा इन एरिया पर कंट्रोल हो जाए और मैं जो है ना जो ये जॉर्ज गुलाम आते हैं इनकी इनकम मेरे पास आ जाए। तो उसने जो है ना क्या किया जी, उसने किंग फैसल को भेजा यूके में, और यूके को जाकर मना कर आओ कि अगर हम इधर अटैक करते हैं तो आप इनको सपोर्ट नहीं करोगे, इंटरफेयर नहीं करोगे, तो फिर तो हम जीत जाएंगे। उसने पहले आले रशीद को हराया, जो आले रशीद इस एरिया पर जो हुकूमत कर रही थी। आले रशीद को जो 1890 में ये वाली स्टेट कायम हुई थी, इन्होंने उस्मानियों के खिलाफ बगावत कर दी। तो फिर ये जो है ये वाला एरिया जो है ये पहले जीता, और फिर उसने असीर को जीता। असीर को जीत कर उसने फिर हिजाज के ऊपर भी 1925 में क्या कर लिया जी, पहले 1921 में नजद का जो ये अब्दुल अजीज था इसने 1921 में असीर को जीता, फिर उसके बाद 1925 में ये हिजाज को भी जीत लिया, और फिर फाइनली उसने इस पूरी एरिया को नाम दे दिया सऊदी अरेबिया का। बस ठीक है, तो लेक्चर आ जाएगा तो आपको बाकी चीजें जो है वो अगली चीजें भी आ जाएंगी। तो कल इसमें जो चीजें मजीद आपके कोई सवाल होंगे तो आप ना अपने मजीद भी जो पिछले लेक्चर में भी कोई सवाल हो या आपके कुछ भी सवाल हो तो वो आप जो है ना जो है मुझे ऑडियो में सेंड कर सकते हैं। मैं ऑडियो में फिर उनके रिप्लाई जो है इधर आपको ग्रुप जो है ना वो दे दिया करूंगा, बाकी सबका भी फायदा हो जाएगा। ठीक है जी, कोई सवाल है? वो आ जाएगा। ठीक है जी।